नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आज का वीडियो इंटरेस्टिंग होने के साथ साथ बहुत इंफॉर्मेशनल होने वाला है, जो कि शायद आपको आपके स्कूल में पढ़े सिविक्स क्लास की याद दिलाए, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं आर्टिकल 370 के बारे में। इसी के साथ आज हम बात करेंगे आदित्य सुहास जांबले की अपकमिंग फिल्म आर्टिकल 370 के बारे में, जो कि ऑब्वियसली इसी कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल पर बेस्ड है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर क्या बनाता है इस आर्टिकल को इतना स्पेशल और चर्चे का विषय। हाँ, पर ये बात तो पक्की है कि इस आर्टिकल के बनने से इसके हटने तक की पूरी कहानी आपके एक्सपेक्टेशन से ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो एक भी सेकंड मिस मत करिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। इस मूवी को डायरेक्ट किया है आदित्य सुहास जांबले ने, जो कि 2 नेशनल अवार्ड्स के विनर रह चुके हैं। हिज डेब्यू शॉर्ट फिल्म वाज अबा आइतेना, जिसके लिए उन्हें पहला नेशनल अवार्ड मिला। His second short film was खारबाज, जो कि आईफा 2018 में सेलेक्ट हुई एज अ ओपनिंग फिल्म फॉर इंडियन पैनोरामा। और फिर 2019 में इस शॉर्ट फिल्म के लिए इन्हें दूसरा नेशनल अवार्ड मिला। आर्टिकल 370 23 फेब 2024 को रिलीज होने वाली एक पॉलिटिकल ड्रामा जॉनर फिल्म है, फीचरिंग फाइन एक्ट्रेस लाइक यामी गौतम एज लीड कैरेक्टर। जैसा कि इस फिल्म के टाइटल से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये मूवी आर्टिकल 370 और कश्मीर में टेररिज्म और करप्शन के अराउंड रिवॉल्व करती है। टीजर में यामी गौतम, जो कि बदलापुर, उड़ी द सर्जिकल स्ट्राइक, बाला, अ थर्सडे और चोर निकल के भागा जैसी मूवी से जानी जाती हैं, यहाँ एक इंटेलिजेंट ऑफिसर के तौर पर ये कहती हुई नजर आती हैं कि हम कितना भी जोर लगा लें, लेकिन जब तक ये स्पेशल स्टेटस है हम उन्हें हाथ भी नहीं लगा सकते। यहाँ स्पेशल स्टेटस का मतलब ये है कि आर्टिकल 370 और उन्हें यानी कश्मीर के करप्ट पॉलिटिशियंस और टेररिस्ट। इस मूवी की नरेशन उस टाइम की गवर्नमेंट से लिए गए सारे हिस्टोरिक डिसीजन से इंस्पायर्ड है। सो ऑब्वियसली मूवी ट्रू इवेंट्स पर ही बेस्ड है, which makes this movie more interesting, informational and entertainment at the same time. So आप कितना एक्साइटेड हैं इस मूवी को देखने के लिए? पर्सनली हम तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हैं। ये तो हो गई मूवी की बात। अब असली के कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल 370 को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि इसे कब, क्यों और कैसे लागू किया गया। इसको जरा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। तो 1947 के बंटवारे के दौरान इंडिया के सारे स्टेट्स ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन IOA पर साइन कर दिया था, सिवाय 3 प्रिंसली रूल्ड स्टेट्स के, जिनमें ऑफ कोर्स जम्मू एंड कश्मीर भी शामिल था। IOA एक ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिसे स्टेट्स के रूलर अंडर ब्रिटिश कंट्रोल साइन करते हैं किसी नए डोमेन को ज्वाइन करने के लिए। यहाँ 2 नए डोमेन इंडिया और पाकिस्तान थे। जम्मू एंड कश्मीर में उस वक्त राजा हरी सिंह की मोनार्की थी, जिनके IOA पर साइन करने से पहले ही पाकिस्तान आर्मी ने कश्मीर बॉर्डर पर अटैक किया और कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया। एज अ रिजल्ट राजा हरी सिंह को इंडियन आर्मी का सपोर्ट पाने के लिए IOA पर साइन करना ही पड़ा, जिसके बाद इंडिया और पाकिस्तान आर्मी के बीच सबसे पहला वॉर हुआ 1947 में। इस वॉर में इंडिया ने तकरीबन 2/3 कश्मीर पर कंट्रोल कर लिया, वहीं पाकिस्तान ने 1/3 पर। इन्हीं कश्मकश के बीच जम्मू एंड कश्मीर में मोनार्की से डेमोक्रेसी तक का ट्रांजिशन इजी नहीं होने वाला था। इसीलिए जवाहरलाल नेहरू ने एन गोपाल स्वामी अय्यनगर, जो कि उस वक्त 7 मेंबर ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के की मेंबर थे, को एक ऐसा आर्टिकल ड्राफ्ट करने का काम सौंपा जो जम्मू एंड कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को प्रोटेक्ट करने का काम करे। जुलाई 1947 में इस आर्टिकल को लेकर नेगोशिएशन स्टार्ट हुई। गवर्नमेंट ने फाइनली डिसाइड किया कि कश्मीर में अलग कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई जाएगी। कई महीनों की डिस्कशंस के बाद 17 अक्टूबर 1949 को आर्टिकल 370 को कंसिडरेशन के लिए आगे बढ़ा दिया गया एज आर्टिकल 306A। बाद में 26 जनवरी 1950 में आर्टिकल 370 को एक्सेप्ट कर लिया गया। इसको कॉन्स्टिट्यूशन के 21st पार्ट में इंसर्ट किया गया। क्या इस सिचुएशन से टैकल करने के लिए गवर्नमेंट कोई और अल्टरनेटिव चुन सकती थी? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। राजा हरि सिंह ने अपने स्टेट के लोगों को कुछ खास प्रिविलेजेस दी हुई थी इन द लाइंस ऑफ 1927 लॉ। इनमें से कुछ प्रिविलेजेस को बाद में आर्टिकल 370 में ऐड किया गया, जैसे कि रिस्ट्रिक्शन ऑफ राइट टू ओन लैंड फॉर आउटसाइडर्स इन जम्मू एंड कश्मीर। इसके मुताबिक वहाँ की जमीन सिर्फ और सिर्फ वहाँ के नागरिक ही खरीद सकते थे। इसी के साथ जम्मू एंड कश्मीर को और भी स्पेशल पावर्स दी गई,
जो इंडिया के बाकी किसी स्टेट को आज तक प्रोवाइडेड नहीं था। चलिए ये जानते हैं कि वो आखिर है क्या। आर्टिकल 370 के अकॉर्डिंग जम्मू कश्मीर में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर सिर्फ 2 आर्टिकल्स एप्लीकेबल होंगे, जो है आर्टिकल 1 और आर्टिकल 370। दूसरा कि स्टेट कुड हैव कंप्लीट कंट्रोल ओवर इट्स इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब इंडियन पार्लियामेंट इसके इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन में इंटरफेयर नहीं कर सकती, सिवाय IOA में लिखे कुछ मैटर्स के, जैसे कि डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, फाइनेंस और कम्युनिकेशन। और तीसरा कि प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से आर्टिकल 370 को हटाया जा सकता है, पर कंडीशन ये है कि इसमें वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की रजामंदी होनी चाहिए। इस सब के बाद 1952 में दिल्ली एग्रीमेंट साइन किया गया इंडियन प्राइम मिनिस्टर और कश्मीर के शेख अब्दुल्ला के बीच, गिविंग स्पेशल पोजीशन टू द स्टेट अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। इस एग्रीमेंट में IOA में शामिल सब्जेक्ट्स के अलावा भी कई और सब्जेक्ट्स को स्टेट में इम्प्लीमेंट करने की बात सामने रखी गई, जैसे कि फर्स्ट अपॉइंटमेंट ऑफ हेड ऑफ स्टेट, सेकंड persons having domicile in the state of J&K shall be the citizens of India, third fundamental rights, fourth jurisdiction of Supreme Court, fifth national flag, sixth financial integration, seventh emergency powers। इस सब के चलते आर्टिकल 35A इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया जाता है सिर्फ और सिर्फ फॉर जम्मू एंड कश्मीर स्टेट लेजिस्लेचर टू डिफाइन स्पेशल प्रिविलेजेस एंड राइट्स टू द परमानेंट रेजिडेंट्स ऑफ द स्टेट। ये राइट्स किसी और स्टेट के इंडियन सिटीजन के लिए अवेलेबल नहीं थे। फाइनली जाकर 26 जनवरी 1957 में जम्मू एंड कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हो जाता है और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बंद हो जाती है। अब आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि जब सब कुछ इतना सही चल रहा था तो 2019 में इस आर्टिकल को आखिर हटा क्यों दिया गया। अब हम इसी सवाल का जवाब आगे के पार्ट में देंगे, सो हिट द लाइक बटन एंड स्टे विद अस। हालांकि आर्टिकल 370 को कॉन्स्टिट्यूशन में एज अ टेम्पररी आर्टिकल लाया गया था, पर 1954 के प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में 2019 तक अमेंडमेंट्स और मॉडिफिकेशंस होते रहे। एवरी कॉइन हैज 2 फेसेस। इस तरह कुछ लोगों का ये मानना था कि आर्टिकल 370 का एक्सटेंशन जम्मू एंड कश्मीर के एडवांसमेंट के लिए जरूरी था। वहीं एक साइड के लोग ये कहते थे कि करप्ट पॉलिटिशियंस इस आर्टिकल का मिसयूज करने लगे और जम्मू एंड कश्मीर को एक्सप्लॉइट कर रहे थे। आपकी क्या राय है इस बारे में दोस्तों? कमेंट करके बताइएगा जरूर। 4 अप्रैल 2016 में महबूबा मुफ्ती ने जम्मू एंड कश्मीर में बीजेपी के सपोर्ट से पार्टी बनाई। 2018 में बीजेपी ने अपना ये सपोर्ट महबूबा की पार्टी से विड्रॉ कर लिया, जिससे वहां उनकी सरकार गिर गई और महबूबा मुफ्ती को रिजाइन करना पड़ा। दिस लेड टू द फॉल ऑफ द स्टेट ऑफ गवर्नमेंट इन द स्टेट। जैसे ही स्टेट की सरकार गिरी, जम्मू एंड कश्मीर में गवर्नर रूल लागू हो गया अगले 6 महीनों के लिए। जैसे कि हम सब जानते हैं कि 2019 में बीजेपी की सरकार बनी और श्री नरेंद्र मोदी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बने। बीजेपी का एजेंडा था इस आर्टिकल 370 को डिमोलिश करने का और जम्मू एंड कश्मीर को इंडिया के बाकी स्टेट्स जैसे इक्वली ट्रीट करने का। बीजेपी गवर्नमेंट जम्मू एंड कश्मीर की ऑटोनॉमी को खत्म करना चाहती थी और स्टेट का पूरा कंट्रोल यूनियन गवर्नमेंट के अंडर लाना चाहती थी। जब तक जम्मू एंड कश्मीर में गवर्नर रूल लागू था, 2019 में ही बीजेपी गवर्नमेंट एक रेजोल्यूशन लेकर सामने आई, जिसका मकसद आर्टिकल 370 को अबॉलिश करना था। इसके अंडर जम्मू एंड कश्मीर में एक प्रेसिडेंशियल रूल इस्टेब्लिश किया गया। अगर आप रिकॉल कर सकते हैं तो आर्टिकल 370 में साफ साफ लिखा हुआ था कि स्टेट में किसी भी प्रेसिडेंशियल ऑर्डर को लागू करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट और लेजिस्लेटिव असेंबली की मंजूरी जरूरी है। पर उस वक्त स्टेट की सरकार गिर चुकी थी और कश्मीर में गवर्नर रूल जारी था, जिस वजह से पूरा कंट्रोल गवर्नर और पार्लियामेंट के पास था। फाइनली गवर्नर के एग्रीमेंट के इस प्रेसिडेंशियल रूल को मंजूरी दे दी गई। 2019 के रूल का मेन मोटिव था एबॉलिशमेंट ऑफ आर्टिकल 370 और जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख का बाइफिकेशन इनटू 2 डिफरेंट यूनियन टेरिटरीज। ये रूल मेनली वहां लॉ एंड ऑर्डर और गवर्नेंस मेंटेन करने के लिए लगाया गया था। तो पहले इस प्रेसिडेंट्स रूल के अंडर जो पहले ऑर्डर पास होता है, उसके अकॉर्डिंग आर्टिकल 370 का मेन पॉइंट, जिसमें लिखा था जम्मू एंड कश्मीर में सिर्फ और सिर्फ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 और आर्टिकल 370 ही एप्लीकेबल होंगे, को पूरी तरह से चेंज कर दिया गया। यानी कि अब जम्मू एंड कश्मीर में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हर एक आर्टिकल, लॉज और क्लॉज एप्लीकेबल होंगे।
इसी तरह 1954 के पुराने प्रेसिडेंशियल ऑर्डर को सीज कर दिया जाता है और 2019 के नए ऑर्डर को जम्मू एंड कश्मीर में लागू कर दिया जाता है। इस रूल के अंडर जो दूसरा ऑर्डर था उसने कंप्लीटली आर्टिकल 370 को इनएक्टिव कर दिया, जैसा कि आर्टिकल 370 में खुद लिखा था कि इसको प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से हटाया जा सकता है, पर उसके लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के एग्रीमेंट की जरूरत है। पर स्टेट गवर्नमेंट के गिरने की वजह से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जगह पार्लियामेंट की रजामंदी से आर्टिकल 370 को कंप्लीटली इनएक्टिव कर दिया और इसी तरह आर्टिकल 370 का एबॉलिशमेंट 2019 में जाकर हो गया, जो कि ऑब्वियसली एक काफी हिस्टोरिक कॉन्स्टिट्यूशनल रेवोल्यूशन था इस देश के लिए। हालांकि इस अबॉलिशमेंट पर काफी सवाल उठे और कंट्रोवर्सीज हुई। आपको क्या लगता है, क्या इस आर्टिकल का हटना सच में बहुत जरूरी था इंडिया में स्टेबिलिटी और इक्वालिटी के लिए, या ये एक कॉन्स्पिरेसी थी? इस मामले में 23 पिटिशनर्स ने गवर्नमेंट के इस एक्शन के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में आवाज उठाई। गवर्नमेंट के इस मूवमेंट को अनफेयर साबित करने के लिए लोगों के द्वारा कई पॉइंट्स सामने रखे गए, जिनके जवाब में सरकार ने अपने कुछ मत सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे। जैसे कि आर्टिकल 370 में साफ अक्षरों में लिखा था कि ये एक टेम्पररी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजन है, ये परमानेंट प्रोविजन नहीं था। जम्मू एंड कश्मीर इंडिया का इंटीग्रल पार्ट है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा इम्प्लीमेंट के बगैर वहाँ के रेजिडेंट्स के बीच डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। गवर्नर के द्वारा पास किया गया ऑर्डर इक्विवेलेंट है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा पास किए गए किसी भी ऑर्डर की। गवर्नमेंट के पास पावर है किसी भी स्टेट को रिकॉग्नाइज करने का फॉर इट्स एडवांसमेंट एंड बेटरमेंट। फाइनली इतने सारे डिबेट्स और ट्रायल्स के बाद इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट का साथ दिया और एक हद तक कंट्रोवर्सीज शांत हो गए। क्या पिटिशनर्स के पॉइंट्स लेजिट थे? सुप्रीम कोर्ट ने सही डिसीजन लिया? आप क्या मानते हैं? कमेंट्स में लिखकर सबको अपने यूनिक पर्सपेक्टिव के बारे में बताइए। आर्टिकल 370 को हटे अब काफी साल हो गए हैं, पर इस चेंजेस के इम्पैक्ट्स आज भी जम्मू एंड कश्मीर में देखे जा सकते हैं। स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज और रीऑर्गेनाइजेशन के बाद जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख अब कंप्लीटली इंटीग्रेटेड पार्ट है इंडिया के। दिस चेंज हैज ब्रॉट अ सेंस ऑफ इक्वालिटी इंडिया के सारे सिटीजन्स में और साथ ही साथ जम्मू एंड कश्मीर में सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी देखा गया है, लोगों के एम्पावरमेंट के साथ साथ। बाकी स्टेट्स के तरह जम्मू और कश्मीर में भी 3 टायर डेवलपमेंट का एस्टैब्लिशमेंट हुआ, जो कि डेमोक्रेसी को सिक्योर करने के लिए जरूरी था। इस आर्टिकल के रिमूवल के साथ साथ काफी अनजस्ट लॉज का भी रिमूवल हुआ जो लोगों के बीच डिस्क्रिमिनेशन कर रहे थे। क्या आपका भी यही मानना है? तो इन्हीं सारी बेहद इंटरेस्टिंग और एजुकेशनल जानकारियों के साथ हम आज के वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। आई एम प्रीटी श्योर कि आप सबने आज इस वीडियो से जरूर कुछ नया सीखा होगा। इफ यू रियली डिड, हिट द सब्सक्राइब बटन। वी आर न्यू एंड नीड योर सपोर्ट टू ग्रो। अगर आपको हमारी मेहनत जरा सी भी इंफॉर्मेशनल और यूजफुल लगी, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, ताकि आप हमारी अपकमिंग वीडियोस मिस ना करें और आपका और हमारा साथ बना रहे। आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। धन्यवाद।